हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पंच जगत के लक्षण, जिसमें हमने पांचों जगत के कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली किस प्रकार की होती है, यानी कि पांचों जगत के जीवों के अंदर ये लक्षण किस प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगला लक्षण, शरीर संरचना या काय संरचना। काय संरचना यानी कि पांचों जगत जो हैं उनके जीवों के अंदर शरीर संगठन किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का होता है या इनकी कोशिकाएं समूह नहीं बनाती, उनका शरीर जो है वो संगठन कोशिकीय संगठन कहलाता है। सबसे पहला कौन सा संगठन होता है? कोशिकीय स्तर का संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन, ठीक है। उसके बाद में होता है उत्तक स्तर का संगठन, उत्तक स्तर का संगठन। उसके बाद में अंग स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन। और उसके बाद में अंग तंत्र स्तर का संगठन, अंग तंत्र स्तर का संगठन। वे जीव जिनके शरीर के अंदर कोशिकाएं ही सारा कार्य करती हैं, कोशिकाएं समूह के अंदर नहीं होती, और उन जीवों के शरीर को कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह बनाती हैं और ऐसा कोशिकाओं का समूह जो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करे, तो इसे उत्तक कहा जाता है। जिन जीवों के शरीर में उत्तक पाए जाते हैं उन जीवों का शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। उत्तकों का ऐसा समूह जो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करे तो उसे अंग कहते हैं। जिन जीवों के शरीर में अंग पाए जाते हैं तो उनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है, और अंग मिलकर किसी एक कार्य को संपन्न करे तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। जिन जीवों के शरीर में अंग तंत्र पाए जाते हैं उन जीवों का शरीर जो होता है संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। उन जीवों का शरीर संगठन जो होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। तो शरीर संगठन कितने प्रकार से होता है? कोशिकीय स्तर का, यानी कि उनके शरीर के अंदर या तो एक ही कोशिका है या एक से अधिक अगर कोशिका है तो वो उत्तक नहीं बनाती, तो उनका शरीर संगठन किस प्रकार का हो गया? कोशिकीय स्तर का हो गया। और जिनके जीवों के शरीर के अंदर उत्तक पाए जाते हैं तो उनका शरीर संगठन उत्तक स्तर का हो गया। जिन जीवों के शरीर में अंग पाए जाते हैं तो उन जीवों का शरीर संगठन है वो अंग स्तर का हो गया, और जिन जीवों के शरीर में अंग तंत्र पाए जाते हैं तो उन जीवों का शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पांचों जगत के जीवों में शरीर संगठन किस प्रकार का होता है, काय संरचना किस प्रकार की होती है। मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका का प्रकार जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि इनका शरीर संगठन क्या होता है? एक कोशिकीय, यानी कि कोशिकीय स्तर का। कैसा होता है? एक कोशिकीय। और शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा जगत के जीवों में एक कोशिका होती है और इनका शरीर संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, ठीक है ना। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। अब देखिए, कवकों के अंदर, कवक जगत के जीवों के अंदर शरीर संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर का होता है। कवक जगत के जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और इनका शरीर संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर का होता है। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय और शरीर संगठन उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर का शरीर संगठन जो होता है वो इनका उत्तक स्तर होता है, उत्तक स्तर का होता है। अब हम बात करें प्लांटी जगत की, तो प्लांटी जगत के अंदर यानी कि पादप जगत के अंदर जितने भी पादप जो होते हैं उनका शरीर संगठन जो होता है उत्तक और अंग स्तर का होता है, यानी कि बहुकोशिकीय
बहुकोशिकीय और उत्तक व अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। उत्तक व अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। अब हम बात करें एनिमेलिया जगत की। एनिमेलिया जगत के जीवों के शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है और इनका शरीर संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर का भी होता है, अंग स्तर का भी होता है और अंग तंत्र स्तर का भी होता है। यानी कि कम विकसित जो एनिमेलिया के जंतु हैं वो उत्तक स्तर के होते हैं, उससे ज़्यादा विकसित हैं उनमें अंग स्तर का पाया जाता है। सबसे अधिक विकसित प्राणी जो होते हैं उनका शरीर संगठन जो होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। यानी कि एनिमेलिया जगत जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय और शरीर संगठन जो होता है वो उत्तक, अंग और अंग तंत्र स्तर का होता है। तो इस प्रकार से शरीर संरचना जो होती है वो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कोशिकीय स्तर का। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय स्तर का। कवक बहुकोशिकीय उत्तक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। प्लांटी बहुकोशिकीय और उत्तक व अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है और एनिमेलिया बहुकोशिकीय, उत्तक, अंग और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। अब अगले लक्षण की बात करें, पोषण की विधि। अगला लक्षण क्या है? पोषण की विधि। किस प्रकार से इन जगतों के जीवों के अंदर पोषण होता है, ठीक है ना। तो पोषण के आधार पर अगर हम बात करें तो जीव दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जीव जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी वे जीव होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा जो होती है उसको ग्रहण करके पर्णहरित जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है या फिर कोशिकीय ऊर्जा में बदल देता है। और ये कोशिकीय ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से निर्मित ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण में करते हैं, तो वो कैसे हो गए? प्रकाश संश्लेषी। इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है। जिनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है वो कैसे होते हैं? वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं वो रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? यानी कि इनमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये जीव जो होते हैं वो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? रसायन संश्लेषी कहा जाता है। तो स्वपोषी कितने प्रकार के हो गए? प्रकाश संश्लेषी, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से। और रसायन संश्लेषी जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, विशेष रसायनों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन ऊर्जा का उपयोग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये जीव क्या कहलाते हैं? रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं वो होते हैं परपोषी। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। परपोषी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मृतजीवी,
यानी कि ऐसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। दूसरा, परजीवी, ऐसे जीव जो किसी परपोषी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। यानी कि परपोषी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। और होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी यानी कि प्राणियों की तरह जो भोजन करने की विधि होती है, तो वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं, वो परपोषी होते हैं, ठीक है ना। तो प्राणी संभोजी, तो इस प्रकार से परपोषी कई प्रकार के होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जगत के जीव जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं पोषण की विधि के आधार पर। मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी कैसे होते हैं? देखिए, ये स्वपोषी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी किस प्रकार के होते हैं? एक प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। इसी प्रकार से ये परपोषी भी होते हैं। अगर परपोषी होते हैं तो कैसे होते हैं? तो परपोषी जो होते हैं तो ये मृतजीवी भी होते हैं, मृतजीवी और परजीवी भी होते हैं। मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। यानी कि मोनेरा जगत के जो जीव है वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, जैसे मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। अब हम बात करें प्रोटिस्टा जगत की, तो प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन स्वपोषी कैसे? ओनली प्रकाश संश्लेषी, ठीक है ना। यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरा, ये परपोषी भी होते हैं। परपोषी में कैसे होते हैं? ये मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतजीवी, ठीक है। अब हम बात करें कवक की। कवक जो होते हैं वो परपोषी ही होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते। कवक जगत के जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी में किस प्रकार के होते हैं? परपोषी में ये मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। मृतजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। अब हम बात करें प्लांटी जगत के जीव, यानी कि पादप जगत जो होता है वो सारे स्वपोषी होते हैं। पादप जगत जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी में कैसे? स्वपोषी के अंदर प्रकाश संश्लेषी, यानी कि इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मोनेरा जगत के जीव भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन मोनेरा जगत के जीव जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पादप जगत के जीवों के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल से अलग होता है। ये कम विकसित प्रकार का क्लोरोफिल है, इसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं, इसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहा जाता है। अब हम बात करें एनिमेलिया जगत की। एनिमेलिया जगत के जीव जो होते हैं वो सभी परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सभी परपोषी होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। परपोषी में कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी में किस प्रकार के होते हैं? ये परपोषी के अंदर ये प्राणी संभोजी और मृतजीवी आदि होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पोषण की विधि के आधार पर मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी किस प्रकार के? प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दोनों प्रकार से। परपोषी मृतजीवी और परजीवी। प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषी, और परपोषी भी होते हैं मृतजीवी, ठीक है।
परजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं लेकिन परजीवी भी होते हैं। इसी प्रकार से कवक जगत की बात करें, कवक जगत के जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। परपोषी में कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। प्लांटी जगत के जीव जो हैं, पादप जगत के जीव जो हैं, सभी स्वपोषी होते हैं, यानी कि किस प्रकार की? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनके अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो होता है वो मोनेरा जगत के जीवों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से अलग होता है। मोनेरा जगत के जीवों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है। अब इसी बात एनिमेलिया जगत के जीवों के अंदर ये सभी जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। कैसे परपोषी होते हैं? प्राणी संभोजी और मृतजीवी होते हैं। हम करते हैं अगले लक्षण की बात। लैंगिक जनन की विधि। लैंगिक जनन की विधि इन जीवों में किस प्रकार की होती हैं? लैंगिक जनन की विधि, तो देखिए सबसे पहले लैंगिक जनन जो होता है वो मोनेरा जगत के जीवों के अंदर किस प्रकार का होता है? मोनेरा जगत के जीवों के अंदर लैंगिक जनन जो होता है वो सयुग्मन के द्वारा होता है, सयुग्मन के द्वारा होता है। अब सयुग्मन क्या है? तो देखिए सयुग्मन का मतलब ये होता है कि जब मोनेरा जगत के जीव यानी कि दो जीव जब पास में आते हैं, यानी कि दो कोशिकाएं जब पास में आती हैं, ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, ये दो कोशिकाएं जब पास में आती हैं तो ये इनका आनुवांशिक पदार्थ, ये कोशिका जब पास में आती हैं तो इनमें एक कोशिका दाता कहलाती है और एक कोशिका ग्राही कहलाती है। ठीक है। अब इन दोनों कोशिकाओं के मध्य एक नलिका बनती है जिसे सयुग्मन नलिका कहते हैं, सयुग्मन नलिका कहते हैं। अब दाता कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ ग्राही कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ से कुछ पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो किसके अंदर स्थानांतरित किया जाता है? दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है और ये आनुवांशिक पदार्थ इस ग्राही कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ जाता है। इस प्रकार ग्राही कोशिका जो होती है वो एक नए लक्षणों वाली कोशिका बन जाती है। ग्राही कोशिका जो होती है वो एक नए लक्षणों वाली कोशिका बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर दाता के भी गुण हैं और ग्राही के भी गुण हैं। तो इस प्रकार का जनन की जो विधि है वो क्या कहलाती है? सयुग्मन कहलाती है। यानी कि जब दो जीवाणु कोशिका पास में आती है तो एक दाता कहलाती है, दाता को नर कोशिका कहा जाता है और ग्राही को मादा कोशिका कहा जाता है। दाता कोशिका और ग्राही कोशिका के मध्य सयुग्मन नलिका बनती है और दाता कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ ग्राही सयुग्मन नलिका के द्वारा ग्राही कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है और ये आनुवांशिक पदार्थ ग्राही कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ जाता है और इस प्रकार ग्राही कोशिका रूपांतरित हो जाती हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हो जाती हैं और ये जनन की विधि जो है वो क्या कहलाती है? सयुग्मन कहलाती है। तो सयुग्मन जो है वो प्रारंभिक प्रकार का लैंगिक जनन होता है, यानी कि लैंगिक जनन की प्रारंभिक विधि है। और इसी प्रकार से लैंगिक जनन जो होता है प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन के द्वारा होता है। युग्मक संलयन एवं सयुग्मन, युग्मक संलयन, युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, फिर जाइगोट बनता है, ये विधि भी इनके अंदर पाई जाती है और सयुग्मन द्वारा भी इनके अंदर लैंगिक जनन होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर युग्मक संलयन और सयुग्मन दोनों प्रकार से लैंगिक जनन की विधियाँ पाई जाती है। अब हम बात करें कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इनके अंदर लैंगिक जनन विकसित प्रकार का होता है, यानी कि इनके अंदर नर और मादा होते हैं। इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, फिर युग्मकों के निर्माण के बाद में युग्मकों का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनता है और इस युग्मनज से नया जीव बनता है। यानी कि इनके अंदर लैंगिक जनन जो होता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है? निषेचन क्रिया द्वारा, निषेचन क्रिया द्वारा और निषेचन क्रिया द्वारा होता है। ठीक।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सामान्य लक्षण है कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और लैंगिक जनन की विधि। ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे जगत मोनेरा के सारे लक्षण। तो सामान्य लक्षण जगत मोनेरा के क्या हो गए, तो देखिए यानी कि मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो सेलुलोज रहित होती हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त और एमिनो अम्ल की बनी होती हैं, और इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इनमें पोषण की विधि जो होती हैं वो स्वपोषी होती हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी किस प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं, और परपोषी में ये मृत जीवी और परजीवी होते हैं। और इनके अंदर लैंगिक जनन की विधि जो होती है वो संयुग्मन द्वारा होती हैं। तो ये मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण हो गए।